हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग प्रोफेसर IAS 90 डे प्लानर के पॉलिटी के डे 9 को कवर करने वाले हैं। ये पॉलिटी का लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले के जो है डे 1 to 8 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे प्रोफेसर IAS 90 डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो कि अपकमिंग BPSC PT के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट कर बता भी सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो ये रहा आज का जो टॉपिक है, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। चलते अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति पद की शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 3 और 4 जो है वो सही है। इन्हें देख लेते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। विधेयक में प्रस्ताव है कि आयोग के सदस्यों को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले इसके और भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। विधेयक की मुख्य विशेषताएं। चुनाव आयोग, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त EC शामिल है। राष्ट्रपति समय समय पर EC की संख्या तय करेंगे। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्षी दल के नेता शामिल हैं, की सिफारिश पर की जाएगी। पात्रता मानदंड, CEC और EC को ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, चुनाव के प्रबंधन और संचालन में ज्ञान और अनुभव होना चाहिए और सरकार का सचिव या समकक्ष होना चाहिए था। कार्यकाल, चुनाव आयोग के सदस्य 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। पुनर्नियुक्ति, आयोग के सदस्यों को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि किसी चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो कार्यकाल की कुल अवधि 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें, यह कैबिनेट सचिव के समकक्ष होगा। पेंशन प्रावधान, उन्हें उस सेवा से पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त करने का विकल्प होगा जिसमें वे पहले से कार्यरत थे। हटाना, इसमें संविधान में निर्दिष्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाने का तरीका बरकरार रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त, उन्हें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। संविधान में भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित का वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। 1 2 3। इन्हें देखते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यताएं। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा और सुनिश्चित करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ खामियां देखी जा सकती हैं। जैसे संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यताएं कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है। संविधान ने सेवानिवृत्ति चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियां हैं और उन्हें समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है भारतीय चुनाव आयोग का कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। 2 और 4। निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण करना, यह राजनीतिक दलों को उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B। केवल 2।
जेएसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, जबकि यूपीएससी और एसपीएससी सीधे संविधान द्वारा बनाए जाते हैं। जेएसपीएससी को संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार जेएसपीएससी एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि 2 या अधिक प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। जेएसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निलंबित या हटाया जा सकता है। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। जेएसपीएससी के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। जेएसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। जेएसपीएससी प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपनी वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। प्रत्येक राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें। इसका सही क्रम पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये अपने सही क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त, नीति आयोग के सदस्य, भारत के अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। संविधान अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया गया है। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। एजी के पद की अवधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार नहीं दिए गए हैं। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। उसे संसद के सदस्य को मिलने वाली सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केंद्र के खातों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद और राज्यों के विधानमंडल को प्रस्तुत करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वस्तु और सेवा कर परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। यह परिषद राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे की सिफारिश करती है। नेक्स्ट है, राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए भारत की संसद द्वारा संशोधित किए गए 3 अनुच्छेद हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 338 बी, 342 ए, 366। संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया और राज्यसभा ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। विधेयक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करना चाहता है। इसने अनुच्छेद 342 के बाद अनुच्छेद 338 बी और 342 ए 2 खंडों के साथ डाले, जिसमें कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति राज्यपालों के परामर्श से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करेंगे, जिससे राज्य सरकारों की ऐसे करने की शक्तियाँ छीन ली गई। नेक्स्ट है, चुनावी बांड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1। यह व्यक्ति और संस्थाओं को पंजीकृत राजनीतिक दलों को गुमनाम दान करने की अनुमति देता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 134। 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ए जोड़ा। कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए।
सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वर्तमान में अपनी स्वीकृत शक्ति के 50% से भी कम के साथ काम कर रहा है। NCST के एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और 2004 में संविधान 89वां संशोधन अधिनियम 2003 में एक नया अनुच्छेद 338 डालकर स्थापित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इसमें और भी 2 पॉइंट उन्हें देख लेते हैं। कम से कम उसमें एक सदस्य महिला होनी चाहिए और सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से गलत सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। 1 और 3 गलत हैं, बाकी सही है। उन्हें देख लेते हैं। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, SCDC अनुसूचित जाति विकास निगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 सही है। अर्ध न्यायिक निकाय, तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या ऐसे पहले समय पर किया जाता है जिससे वे आवश्यक समझते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना से संबंधित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। केंद्र की वित्तीय ताकत और राज्यों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए तंत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4। तो इन्हें देख लेते हैं। नीति आयोग, वित्त आयोग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसरण में स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग का नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चुनाव विवादों के मामले में अंतिम फैसले की घोषणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण, राज्यों से अनुदान सहायता के लिए आवेदनों पर विचार करना। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, आप आगे भूल जाएंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट कर बता भी सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ से जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है गैर संवैधानिक निकाय। पहला प्रश्न है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है सही है। भारत का परिवर्तन और विकास एजेंडा, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान के स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करते समय नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना नीति आयोग के कार्य हैं। तो अगला आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। विकेंद्रीकृत योजना, सामंजस्य, क्षमता निर्माण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उठाए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे,
अधिसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मुद्दे। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न मानवाधिकार मुद्दे इस बात के प्रकार हैं, तो और जो और भी हैं उन्हें देख लेते हैं। बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन व भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दे, बाल अधिकार सम्मेलन के प्रोटोकॉल, बाल श्रम का उन्मूलन, महिलाओं और बच्चों की तस्करी, मातृ एनीमिया और मानवाधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मुकाबला करना व मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन, दलितों के मुद्दे जिनमें उन पर किए गए अत्याचार शामिल हैं, विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार व स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मुद्दे, HIV एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले की जांच उसके घटित होने के 1 वर्ष के भीतर ही कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI किस प्रकार के मामलों को संभालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती के लिए अपहरण और माफिया अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध के मामले, जाली भारतीय मुद्रा नोट, बैंक धोखाधड़ी और साइबर अपराध, बैंक धोखाधड़ी से संबंधित अपराध, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः संज्ञान मामले, ये सभी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित 2 विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, तीसरा संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसमें से केवल पहला ही सही है। यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल दूसरा ही सही है। तो उससे देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट क्या था। यह राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। लोक शिकायत निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट सचिवालय। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है, भारत में लोगों को सशक्त बनाने के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है। कारण, यह भ्रष्टाचार और लोक प्रशासन के दायरे को कम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है क्या, कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। लोकपाल वह सरकारी अधिकारी है जो उच्च सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों की जांच करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन ढूंढें। सूचना के अधिकार का औचित्य निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। आधिकारिक गोपनीयता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सत्य कथन की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1, 2, 3 सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। यह मुआवजे की सिफारिश भी कर सकता है। इसमें सिविल कोर्ट की शक्ति है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
1 और 4 जो है वो सही है। एक मिनट फ्रेंड्स। अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करना होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। इसकी सिफारिश संबंधित सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा, डी। इसमें से सभी जो है वो नीति आयोग के उद्देश्य हैं। इन्हें देख लेते हैं। एक प्रशासन प्रतिमान जिसमें सरकार प्रथम और अंतिम उपाय प्रदाता के बजाय एक सक्षम करता है। भारत के उद्यमी वैज्ञानिक और बौद्धिक मानव पूंजी के सहसंबंध का लाभ उठाएं। अनिवासी भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भू आर्थिक और भू राजनीतिक ताकत को शामिल करें। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से एक स्वस्थ और सुरक्षित आवास बनाने के अवसर के रूप में शहरीकरण का उपयोग करें। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गलत विकल्प पूछ रहा है इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब केवल 2 जो गलत है, बाकी सब सही है। तो उन्हें देख लेते हैं। जो सही है उन्हें देखते हैं। यह राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या उससे पहले गठित एक अर्धन्यायिक निकाय है। संविधान वित्त आयोग को भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में मानता है। यह राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधन के संबंध में सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत हर 5वें वर्ष या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा गठित एक अर्धन्यायिक निकाय है। यह केंद्र और राज्य के बीच शुद्ध कर आय के वितरण और राज्यों के बीच आवंटन के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। संविधान वित्त आयोग को भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में मानता है। यह राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के संबंध में सिफारिशें कर सकता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा बीपीएससी का जो परफेक्शन आईएएस द्वारा चलाया गया 90 डे प्लानर है, उसका पॉलिटी यहीं कंप्लीट होता है। ये टोटल डे 1 to 9 तक वीडियोस हैं और आपको ये हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इन सारे वीडियोस को देख लें। इससे आपकी जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर की सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बता सकते हैं आपको और नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। कीप मोटिवेटिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू।